नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से द मैंड्रिन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सत्यपाल स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी की आरएस मेंस की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। समय बहुत कम है, अब जो टाइम है वो रिवीजन का टाइम है। आप रिवीजन करते रहें और हमारी टीम की ओर से जितनी ज़्यादा मदद हो सकेगी हम कोशिश करेंगे मदद करने की। उसी मदद के अंदर हम एक आपका छोटा सा योगदान दे रहे हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट स्कीम है राजस्थान की, जो रिसेंटली जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है उसके बाद से कुछ स्कीम्स पर काम किया गया है। कुछ पुरानी स्कीम्स थी उनको वापस लाइमलाइट में लाया गया, और कुछ स्कीम्स जो अभी बजट के अंदर जो आपका अंतरिम बजट था उसके बाद से लेकर जो आचार संहिता लगी थी तब तक जितनी स्कीम्स पर काम किया गया उनको हम एक एक करके डेप्थ में चर्चा करेंगे। ये चर्चा करें उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये हमारी आरएस मेंस की बुक है। इसकी ऑलमोस्ट सारे वीडियोस कवर हो चुके हैं। एक इकोनॉमी का बचा है, वो भी बहुत ही जल्द आपको कवर करवा दिया जाएगा। हिंदी का आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। अगर आपने इस बुक इंग्लिश की अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी बुक सेलर पर जाकर भी परचेज कर सकते हो और हमसे ऑनलाइन भी ये बुक मंगवा सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं जो आज की हमारी क्लास है उसके बारे में बात करते हैं। आज हम इस क्लास के अंदर क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो जल स्वावलंबन अभियान 2.0 है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है, क्वेश्चन आने के अच्छे चांस हैं। बाद में जो ERCP प्रोजेक्ट था उसका नाम चेंज करके और उस प्रोजेक्ट को थोड़ा और मॉडिफाइड करके वापस से रीलॉन्च किया गया है, जिसका नाम है अब संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना। ये भी बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में 2018 में ERCP पे क्वेश्चन आ रखा है। इस बार और चांस है कि यहाँ से और क्वेश्चन आ जाए। फिर देवास परियोजना जो उदयपुर की लाइफलाइन कहे जाने वाली उसके बारे में भी बात करें। फिर ताजेवाला हेडवर्क्स परियोजना जो यमुना से हमारे शेखावटी रीजन के अंदर जो पानी जल मिलने वाला है पाइपलाइन के तौर पर, उस पाइपलाइन से उस पर भी हम बात करेंगे। ये योजनाएं कुछ उठाई है। आपको अगर ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताना, और बुरा लगता है तो भी कमेंट करके बताना, ताकि हम जो आगे की है अपनी जो योजना है अपनी परियोजना है वो बनाकर हम आगे और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। YouTube को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपके कोई साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर लेना। साथ ही साथ ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत से PDFs और बहुत सा अच्छा जो मेंस का कंटेंट है वो आपको वहाँ पर मिलने वाला है। बिना किसी देरी के बात करते हैं। आज जो हमने जो स्कीम्स उठाई है उन स्कीम्स का जो एक तरह से जो इस बार की जो सूजस थी और जो लास्ट टाइम से कुछ डेली बुलेटिन्स आ रहे हैं वहाँ से कंटेंट लेकर जो एक पैटर्न पकड़ा गया है वो पैटर्न के अंदर ट्राई किया गया है कि जल संकट है, जल संकट पर अच्छे चांस है क्वेश्चन आने के, और योगा पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है। उसका कंटेंट हम प्रोवाइड करवा देंगे, आप एक बार उससे गो थ्रू हो जाना। मे भी जो स्पोर्ट्स एंड योगा है वहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है, क्योंकि जो सूजस है वो एक तरह से ऑफिशियल सोर्स है। तो वहाँ पर अगर इन चीज़ों की चर्चाएँ हुई है तो आप समझ जाओ कि क्वेश्चन आने के अच्छे चांस है। हम बात करें उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा राजस्थान है यहाँ पर इतना जल संकट क्यों है, जल की इतनी क्यों बात की जाती है। आजकल तो मीम्स भी बहुत बनते हैं राजस्थान के पानी को लेकर, राजस्थान के जल को लेकर। तो वैसा देखा जाए तो राजस्थान का जो ईस्टर्न राजस्थान को देखा जाए तो ईस्टर्न राजस्थान के अंदर अच्छा खासा जल है, लेकिन वेस्टर्न राजस्थान की ओर आए तो वहाँ पर जल की थोड़ी समस्याएं हैं। तो राजस्थान में सारी कंडीशंस मिल जाती है। राजस्थान आपको पता होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हम 10.41% एरिया कवर करते हैं ऑल ओवर इंडिया का, और लगभग 5.5 या 5.25 के आसपास जो आबादी है वो हमारे राजस्थान के अंदर बसती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है राजस्थान। लेकिन राजस्थान की इतनी महत्वता के बाद राजस्थान के पास 61% जो राजस्थान के पास है वो मरुस्थल है, ठीक है साहब। और अगर भूजल की बात करें, जल की बात करें, क्या है प्रदेश के लिए मायने, जल से रिलेटेड क्या मायने है। दोनों की धरती राजस्थान हमेशा पानी की कमी से जूझता रहा है। देश का सतही जल, ठीक है, उसका हमारे पास महज 1.6% है, ठीक है। और भूमिगत जल की बात करें तो वो हमारे पास 1.75% ही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। और हमारे पास हमने बात की कि 5.67% आबादी है और 10.41%
जो भूभाग है, क्षेत्रफल है, वो है हमारे पास। ये आप अगर कहीं अपना इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, चाहे आप कहीं अपना कंक्लूजन लिख रहे हैं, वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं, वहाँ पे ये फैक्ट्स यूज करना आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांस हैं। ठीक है, अगर वापस एक बार बात करें तो ये हमारा भारत है, भारत के अंदर ये राजस्थान है। अगर लैंड की बात करें तो हमारे पास 10.41% जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसके अंदर जो हमारी आबादी है वो आपकी 5.67% आबादी है, वो बस्ती है। लेकिन इतनी आबादी होने के बाद, इतना भूमि होने के बाद, जो इसका जो 61% एरिया है वो आपका मरुस्थल के अंदर कवर हो जाता है, और 6.1% ही हमारे पास सतही जल है। और भूमिगत जल की हम बात करें तो वो भी हमारे पास 1.72% ही है। इसीलिए जो हमारा जो कृषि क्षेत्र ज़्यादातर डिपेंडेंट रहता है मानसून के ऊपर डिपेंडेंसी होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। और हमारी लगभग 50 से 55% आबादी है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो ये भी बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है राजस्थान के लिए। इसीलिए जो राजस्थान का जो किसान है उसकी आय बढ़ाने के लिए, और जो अभी जो रिसेंटली कुछ जगहों पर देखा गया है कि जो पीने का पानी है वो भी बहुत ज़्यादा दिन ब दिन कम होता जा रहा है, तो उसमें भी सुधार करने के लिए ये परियोजनाएं बहुत ही ज़्यादा अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आइए अब हम एक एक करके इन पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें जल स्वावलंबन अभियान 2.0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे पर्सनली लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। फिर 22 तारीख को हम बात करेंगे, ठीक है। फिर ये मत बोलना कि सर आपके पास पहले से पेपर था, ठीक है। ये जो सूरज से और जो गवर्नमेंट सोर्स से मतलब ऐसे समझा जा रहा है, उससे लग रहा है कि ये 5 योजना ये, और अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा कमेंट करेंगे, अच्छा प्रमोट करेंगे, तो एक और वीडियो आएगा, वहाँ पर भी 5-6 योजनाएं हैं। वो उन 10 योजनाओं में से 100% आपको राजस्थान की इकोनॉमी में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो लास्ट टाइम है यहाँ पर क्या है कि कितने कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट निकाल सके, ठीक है। अब ऐसा है नहीं कि हम जितनी भी 200-250 स्कीमें पुरानी वगैरह सब मिला के आपको एक PDF बना के दे दें, फिर उसमें से हम बोलेंगे हाँ लो क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो वो ज़्यादा कारगर नहीं रहेगा। लेकिन 10 स्कीम देंगे और 10 स्कीम में से 2 स्कीम में से क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा कारगर रहेंगे, ठीक है। बात करते हैं हम जल स्वावलंबन योजना। जो ये योजना है, इस योजना के अंदर ज़्यादातर जो हमारा परंपरागत है, आपको पता होगा राजस्थान के लिए जल कितना महत्व है, ठीक है। जल कितना इंपॉर्टेंस रखता है, इस पर बहुत सी कहावतें भी हैं, और बहुत से ऐसे जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने जल बचाने के लिए बहुत सी चीज़ें की है। तो जो जल सहजने की रीति है, ठीक है, उस रीति को प्रदेश की नीति बनाया जाएगा। ये टैगलाइन यूज की गई है। आप भी अगर जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की बात की जाए तो आप इस चीज को जरूर कोट करना कि जो जल सहजने की रीति है अब प्रदेश की नीति बनेगी। इसके अंदर क्या किया जाएगा, लगभग 11,000 करोड़ से अधिक रुपए, 11,200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और 11,200 करोड़ रुपए खर्च करके क्या किया जाएगा, 20,000 गाँव में बनेंगे 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं कितने, 5 लाख, और 20,000 गांवों को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और क्या किया जाएगा इसके अंदर, देखो अब हमने देखा कि सहजने की रीति है, तो रीति है तो गांव वालों की सहभागिता जरूरी है। तो जब क्या किया जाएगा, जब जैसे अभी स्टार्ट हो चुका है इस पर कार्य, तो पूरे दिन का कार्य है वो शाम को वहाँ गांव के अंदर बैठकर जो चौपाले हैं, रात की चौपाले होती है, रात की जो बैठकी होती है, उन बैठकी के अंदर इस पर चर्चा की जाएगी, उन्हें बताया जाएगा कि हमने ये क्या है, ताकि इनडायरेक्टली एक तरह से मॉनिटरिंग हो जाए। और गांव वालों की अगर भूमिका रहेगी तो उन्हें ज़्यादा पता है ना कि उनकी समस्या क्या है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इसको पक्का लिखना। ये बहुत कॉमन सा पॉइंट लग रहा है, लेकिन इस योजना के अंदर जब कंपोनेंट्स पूछा जाए, जब महत्व पूछा जाए तो इस पॉइंट को लिखना आप, ठीक है। या एलिमेंट्स पूछा जाएगा, GIS एवं रिमोट सेंसिंग तकनीकी का उपयोग होगा, ठीक है। देख लेते हैं। देखो राज्य सरकार ने प्रदेश को जल की दृष्टि से क्या बनाना है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2024-25 में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की शुरुआत की है। इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। अगर उद्देश्य का 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखने हैं। देखो, आम जन सहभागिता सुनिश्चित करना है, ठीक है। बावड़ियां, खड़ी, तालाब, झालरा, कुई, नाडी, झीलें
आदि परंपरागत जल स्रोतों का एक तो क्या करना है, निर्माण करना है, और दूसरा क्या करना है, पुनर्जीवित करना है। ठीक है, दो चीजें, एक निर्माण करना है, फिर पुनर्जीवित करना है। जो स्ट्रक्चर जहां पर नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जहां है और वो अच्छी कंडीशन बनी है तो वहां पर भी उसे अच्छी कंडीशन में लाया जाएगा। ठीक है, अभी बात की हमने अभियान के तहत कितने 11,200 करोड़ रुपए खर्च करके 4 वर्षों के अंदर 20,000 गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। मोटा मोटी बात करें तो इसके अंदर क्या है कि जो आपका जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है और जो गांवों के अंदर जो परंपरागत जल को जो संग्रहण करने की जो रीतियां हैं, ठीक है, उसको नीति में बनाया जाएगा। नीति बनाया गया है, और जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी भी जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करते हुए इसको करना। अब इसके 3 कंपोनेंट है, ये अच्छे से समझ लेना। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन 5 नंबर का आता है तो आपको स्कीम की इंपॉर्टेंस के साथ साथ कंपोनेंट भी लिखना है, या 2 नंबर में डायरेक्ट पूछा जाए कि जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो कंपोनेंट्स में आपको ये लिखना है। फिर वहाँ पे आप वो नहीं लिखेंगे कि इस योजना के अंदर उद्देश्य ये है वो है, आपको फिर ये 3 चीजें लिखनी है। 3 कंपोनेंट इसके, एक तो है जल ग्रहण कैचमेंट क्षेत्र उपचार, ठीक है, दूसरा है नाला उपचार, जो ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट है उसका उपचार करना, तीसरा जो है जल संग्रहण ढांचों की क्षमता बढ़ाना है। ठीक है, अब जल ग्रहण कैचमेंट एरिया है, उसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे, वो आप फोटोज पिक्चर्स के साथ देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएंगे। तो पहला जो है वो है डीप कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंच, ठीक है, और या इसे बोला जाता है कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंच। ठीक है, जैसे आप सभी ने देखा होगा, जैसे मेरे गांव में भी मैंने ये चीज देखी है कि जो एक गौचर भूमि होती है, वहां पर जो बारिश का पानी आता है, फिर वहां से क्या होता है, पूरे गांव का जो पानी आता है, फिर वहां से जो एक नाला बनाया जाता है इस प्रकार से, और वो नाला है वो सीधा आपका जो भी पूरा कम्युनिटी का जो तालाब होता है या कोई भी एक पॉन्ड होता है उसके अंदर वो पानी जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो जल का जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मदद करता है ये। उसके बाद स्ट्रेगर्ड ट्रेंचेस, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो लैंड है, लैंड का जो वाटर लेवल है वो नीचे जाता है, तो उसको बचाने के लिए या उसको और ज़्यादा रिचार्ज करने के लिए ये छोटे छोटे ऐसे खड्डे किए जाते हैं। उन खड्डों में पानी जमा होता है और वो फिर धीरे धीरे उस जमीन का जो जमीन के अंदर जो वाटर लेवल है उसको और ऊपर बढ़ाता है। उसके बाद फार्म पॉन्ड, ये इन दिनों बहुत ज़्यादा यूज में लिया जा रहा है। किसानों द्वारा जो अपने खेत होते हैं, खेत के अंदर एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया जाता है और इसके अंदर फिशिंग भी बहुत अच्छे लेवल पर की जा रही है, और साथ ही साथ सिंचाई के लिए भी इस पानी को यूज में लिया जाता है। फिर है मिनी परकोलेशन, एक तरह से ये जो तालाब है, तालाब का एक बहुत छोटा सा रूप हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कुछ ऐसे वाहन बनाए जाएंगे और जो ये लूज स्टोन चेक डैम है वो भी बनाए जाएंगे। एक बार आप ये कंपोनेंट्स हैं, ये एक बार अच्छे से रीड कर लेना। दूसरा जो कंपोनेंट है वो नाला उपचार ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट है। तीसरा जो है जल संग्रहण ढांचे की क्षमता को बढ़ाना है। ये एक बार आप अच्छे से रीड कर लेना। ये पीपीटी तो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। टेलीग्राम पर अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, अब बात करते हैं संशोधित पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना। यहाँ पे संशोधित नहीं लिखा हुआ है, आप लिख लेना। इस योजना का नाम अब यही है ऑफिशियली, तो आप इस योजना का ERCP ना लिख के यही लिखें। अब भारत सरकार द्वारा पूर्वी राज्यों जो ERCP प्रोजेक्ट था उसको संशोधित करके पहली बात तो इसको अब नदी जोड़ो परियोजना के अंदर शामिल कर दिया गया। अब नदी जोड़ो परियोजना क्या है? नदी जोड़ो परियोजना के अंदर जो भारत सरकार की एक ये परियोजना है, इसके अंदर एक तो है कि डेली मॉनिटरिंग होगी, और दूसरी जो चीज़ है वो जो आपके जो पैसा है वो 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और जो बचा हुआ 10% है वो अब ये 2 राज्य हैं, एक तो कौन सा है, MP है और एक राजस्थान है, तो ये दोनों कितने 5% पैसा देंगे। ये प्रोजेक्ट जो पहले 37,000 करोड़ रुपए का था, अब बढ़कर कितना कर दिया गया है 45,000 करोड़ 45,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट हो गया है। 28 जनवरी 2024 को MOU साइन किया गया त्रिपक्षीय, किसके बीच में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ये MOU साइन किया गया है। इसके अंदर जो पांच बैराज हैं और एक बांध है वो निर्माण किए जाएंगे। देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ये आप याद रख लेना। कुल नदी पर है रामगढ़ बैराज, पार्वती पर है महलपुर बैराज, और काली सिंह नदी है वहाँ पर है नवनेरा बैराज, मेज नदी है वहाँ पर है मेज बैराज, और जो बनास नदी है वहाँ पर है राठौड़ बैराज,
और बनास नदी पर एक और डूंगरी बांध है। रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक फीडर तंत्र, इसरदा बांध और मौजूदा 26 टैंकों का नवीनीकरण शामिल है। ठीक है, इस परियोजना में राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के विकास की भी राह प्रशस्त है होगी। ठीक है, 13 जिले थे पहले, एक सेकंड, अब 13 से बढ़कर कितने हो गए, 21 जिले हो गए हैं। ठीक है, ज्यादातर तो क्या है कि पहले जो पुरानी जब ये परियोजना थी तो हमारे जिले 33 ही थे, अब 50 हो रुके हैं, तो उस हिसाब से जिले और बढ़ गए हैं। वही है, देखो हाड़ौती के हो गए, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, फिर इधर आ गए टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, डी, फिर ये देखो जैसे डी हो गया, गंगापुर सिटी हो गया, खैरतल, तिजारा हो गया, कोटपुतली, बहरोड हो गया, जयपुर ग्रामीण, दुदू, ब्यावर, अजमेर, केकड़ी जिले को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। बाकी हम बात कर चुके हैं, 90% जो है वो सेंटर देगा, 10% बचा हुआ है जो मध्य प्रदेश और वो दोनों मिलकर 5% देने वाले हैं। इसके अंदर अगर इसका महत्व पूछा जाए तो 26 बांधों के अलावा अब 122 बांध और जोड़े जाएंगे। ठीक है, अब तकरीबन 2,80,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई के लिए इस परियोजना से पानी मिलेगा। बहुत खूब। 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई जल और राज्य की लगभग 40% आबादी को पेयजल, पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इस परियोजना का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, या इसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या रहने वाले हैं, तो आप इन पॉइंट्स को ही तोड़ मोड़ कर बनाकर अच्छा एक आंसर लिख सकते हैं। कुछ और कार्य हैं वो भी प्रस्तावित हैं, ये एक बार आप रीड कर लेना, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, बट आप जो ऊपर जो चीज़ें हैं वो आप अच्छे से देख के जाना, क्योंकि डायरेक्ट 2 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, लिमिटेड स्पेस होगा और आप अगर टू द पॉइंट आंसर लिख के आएंगे तो मार्क्स अच्छे से इजीली मिल जाएंगे। अब बात करें हम देवास परियोजना। ये उदयपुर की लाइफलाइन कहे जाने वाली, उदयपुर को जो पीने का पानी है वो उपलब्ध करवाती है। इसके अंदर जो आपके पहले 2 चरण पहले ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे, अब वापस ये 2016 के अंदर शायद दूसरा चरण कंप्लीट हो गया था, अब वापस है तीसरा और चौथे चरण को स्टार्ट किया गया है। देखते हैं उदयपुर वासियों को मिली देवास तृतीय व चतुर्थ चरण की सौगात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में 1690 करोड़ की परियोजना का किया शिलान्यास। ये कुछ एक अच्छा सा इंट्रो मुझे अच्छा लगा, सूजस के अंदर था तो मैंने लिख दिया है, आप एक बार इसे पढ़ लेना। इसके अंदर जो बताया गया है कि एक बार पढ़ लेते हैं, देख लें आप साथ में। राजस्थान के दक्षिणांचल में अरावली की उपयुक्ताओं के मध्य स्थित मेवाड़ प्राचीन काल से ही वर्षा जल संचय और जल प्रबंध की मिसाल रहा है। रियासत काल में राणाओं और महाराणाओं ने दूरदर्शिता के साथ यहाँ के जलाशयों के निर्माण और नदियों को जोड़ने के गंभीर प्रयास किए। इसकी बदौलत सदियों बाद भी उदयपुर में पेयजल संकट के हालात नहीं बनते हैं। संभवतः जल प्रबंधन के इससे अच्छे प्राचीन उदाहरण और कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, और वर्तमान दौर के उदयपुर की जीवन रेखा बनकर उभरी देवास परियोजना उसी रियासतकालीन जल संरक्षण और जल प्रबंधन सोच का आधुनिक संस्करण कही जा सकती है। 10 नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके पास स्कोप बचता है इतना बड़ा इंट्रो लिखने का, अदरवाइज आपके पास स्कोप बचता ही नहीं है, टू द पॉइंट आंसर अपन को लिखना है। ठीक है, इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या क्या है पॉइंट्स। देखो, एक तो 1 मार्च 2024 को, देखो मैंने बोला था इन 4-5 महीने की सारी योजनाएं हैं करंट अफेयर, लेटेस्ट करंट अफेयर की। ठीक है, 1 मार्च 2024 को तृतीय और चतुर्थ चरण की सौगात है। ठीक है, 1690 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। एक बार इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि कौन कौन सी। देखो, सबसे पहले है ना, इसकी नींव है 1973-74 में देवास प्रथम, इसके अंदर क्या है, गोराना बांध बनाया गया था। फिर 2011 के अंदर देवास द्वितीय बनाई गई। ठीक है, जिसके अंदर देवास द्वितीय परियोजना के अंतर्गत मानवी बांध बनाया गया। ठीक है, उसके बाद जो एक बार देवास तृतीय। ठीक है, देवास तृतीय परियोजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो गोकुंदा तहसील है उसके पास में एक नाथियाथाल गांव है, वहां पर एक बांध बनाया जाएगा और उस बांध से जो पानी है वो पानी 11.04 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। ठीक है, और आकोदड़ा बांध के अंदर पानी पहुंचाया जाएगा, और आकोदड़ा से पहले से ऑलरेडी एक सुरंग बन रखी है जो पिचुला लेक के अंदर जाएगी। एक बार इसको अलग से देख लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। जैसे ये है, मान लो आपका
उदयपुर के आसपास का रीजन, और ये है आपका उदयपुर, ठीक है, और ये है आकोदड़ा, और ये जो आपका है नाथियाथल गांव, यहाँ से आपकी एक क्या बनाई जाएगी, 11 लगभग 11.04 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी, और यहाँ पर पानी पहुंचाया जाएगा। और उदयपुर जो पिचोला है वहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर एक जो सुरंग है वो बन रखी है, तो ये हो गया इसका थर्ड फेज, ठीक है। अब चौथे फेज की बात करें तो गोकुंदा तहसील के पास अंबावा गांव है, ठीक है, यहाँ पर एक अंबावा गांव है, वहां से यहाँ पर एक सुरंग बनाई जाएगी, और ये फिर ऑलरेडी लिंकेज है, तो ये हो गया चौथा चरण, ठीक है। एक बार आप और इसको अच्छे से रीड कर लेना, बाकी हम बात कर चुके हैं। अब है ताजेवाला हेडवर्क परियोजना। ये परियोजना जो आपके है 1994 के अंदर समझौता हुआ था, लेकिन फिर ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, बहुत टाइम से इस पर कोई काम नहीं किया गया। हरियाणा के अंदर जो ताजेवाला हेड है वहाँ से सीकर के अंदर पानी आना था, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना में पानी, नीम का थाना जो नया जिला बना है, तो यहाँ पर पानी आना प्रस्तावित था, लेकिन इस परियोजना पर फिर कुछ कार्य हो नहीं पाया। इस वजह से ये बहुत टाइम से ठंडे बस्ते में पड़ी है, तो वापस अभी इस परियोजना को वापस स्टार्ट किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो देख लेते हैं। सबसे पहले ताजेवाला हेडवर्क्स जो हथनीकुंड बैराज है वहां से चूरू के हासियावास राजगढ़ तक यमुना का पानी पहुंचाना था, ठीक है। लगभग 19,136 करोड़ रुपए खर्च करने थे, और 263 किलोमीटर लंबी क्या पाइपलाइन बिछानी थी, ठीक है। इसके अंदर जो 30 वर्ष बाद शेखावटी की उम्मीदों को मिला पंख, 1994 में हुआ था समझौता। हरियाणा के ताजेवाला हेड से सीकर, चूरू, झुंझुनू एवं नीम का थाना को मिलेगी यमुना का पानी। केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के बीच MOU साइन हुआ है, और संयुक्त DPR बनाने पर सहमति बनी है। इस परियोजना के मूर्त रूप लेने के बाद राजस्थान के ताजेवाला हेड से पुराने यमुना का पानी मिल सकेगा, ठीक है। इसके अंदर जो 4 भूमिगत पाइपलाइन है वो बिछाई जाएगी। उन 4 भूमिगत पाइपलाइन में से 3 पाइपलाइन तो राजस्थान के अंदर आएगी, और एक जो है वो आपके हरियाणा के अंदर पानी पहुंचाएगी। ये है। अब हमने जितनी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं थी उन पर हमने एंड डेप्थ में चर्चा कर ली, क्या क्वेश्चन आने के चांस हैं वो भी हमने देख लिया। अब एक ये जाखम डैम का दे रखा था सूजस के अंदर, तो मैंने सोचा वो भी यहाँ पर लगा दिया जाए। जाखम डैम आपको पता ही होगा, ये आपके प्रतापगढ़ के अंदर है, ठीक है। जाखम नदी के किनारे पर बना हुआ है। बाकी आप एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना। एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास ज़्यादा लंबी नहीं हो पाएगी, इसलिए थोड़ा सा जो पीछे का है वो हमें एरिया शॉर्ट करना पड़ेगा। PPT आपको मिल जाएगी, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लेना। बाकी ये क्लास कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताना, और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि इसका सेकंड वर्जन आए तो कमेंट करना, कमेंट करोगे तो ही सेकंड वर्जन आएगा, अदरवाइज मैं नहीं लाने वाला, ठीक है। ये तो पार्ट ऑफ फन है, बाकी आएगा जरूर, ठीक है। फिर भी आप एक बार जरूर बताना। और 5 ऐसी योजनाएं हैं जो अगर कंप्लीट हो गई आपकी तो 100% आपके 2 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। एक 5 का कवर हो जाएगा, एक 2 का, और एक में भी 5 का नहीं तो 10 का भी बन सकता है, वो आपके किस्मत पर है। टेलीग्राम और यूट्यूब आप सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब को, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और कुछ भी अगर आपकी समस्याएं वगैरह हैं, लास्ट के कुछ बहुत लिमिटेड टाइम बचा है, आप कमेंट करके बिंदास बेधड़क बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जितना हमसे बन पाएगा उतना हम प्रयास करेंगे आप लोगों की मदद कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।